गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद फैली अशांति और पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस खतरे की जद में आ सकता है, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता ऐसी कमजोरी पैदा करती है जिनका विरोधी तत्व फायदा उठा सकते हैं। हाल ही में सीमा पार से पकड़े गए संदिग्ध रेडियो सिग्नलों ने यह आशंका और बढ़ा दी है। ये बताता है कि बांग्लादेश के जिहादी पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। यह कॉरिडोर भारतीय क्षेत्र उत्तर बंगाल को असम से और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को क्रम से पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण से जोड़ता है। इसका सबसे छोटा विस्तार 20 किलोमीटर है, जो भारत नेपाल सीमा पर नक्सलबाड़ी और भारत बांग्लादेश सीमा पर फांसी देवा के बीच है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर परंपरागत खतरा नहीं है, क्योंकि आमना सामना हुआ तो भारतीय सशस्त्र बल मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। असली खतरा अपरंपरागत बंग है। बांग्लादेश के रास्ते अवैध घुसपैठ लगातार जारी है, जिसके चलते जनसंख्या की परिवर्तन हो रहा है। इसे सीमा पार से समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश से अवैध अप्रवास इस क्षेत्र के लिए सांप की तरह रहा है। इसने कस्बों और गांवों की आबादी में जातीय रचना को प्रभावित किया है। ट्रिब्यून इंडिया में लिखे एक लेख में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रदीप बाली बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद ढाका इस्लामाबाद के बीच उभरते गठबंधन क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए अच्छा संकेत नहीं बताते हैं। हसीना के पतन के बाद उभरे कट्टरपंथी पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाने में लगे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा भारतीय सीमा सुरक्षा बल निभाता है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ खुद को बांग्लादेश और भारतीय गांवों और कस्बों में फंसा हुआ महसूस करता है। बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसे लोग, उनके भारतीय समर्थक इन इलाकों में रहते हैं। इन लोगों के माध्यम से मानव तस्करी के साथ ही पशु और नशीली दवाओं की तस्करी का विरोध किया जाता है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने इस कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर जोर दिया और बीएसएफ को अधिक ताकतवर बनाने की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुफिया एजेंसियों का है, जिन्हें काम करना होगा। खुफिया विफलताओं से ही सारी शुरुआत होती है और एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल शुरू हो जाता है। करें भारत अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने पिछले साल चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा कर भारत को चौंका दिया था, लेकिन इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के अधिग्रहण का भारत को ऑफर देकर पाकिस्तान को हैरान कर दिया। हालांकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर पर कोई फैसला नहीं लिया है और फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारत अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदेगा या नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच गर्मी बढ़ चुकी है। दक्षिण एशिया में हथियार रेस और खतरनाक होने की आशंका बन गई है। F-35 और J-35A दोनों ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इन दोनों में सेंसर फ्यूजन नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता है। इसके अलावा अगर दोनों देश किसी युद्ध में फंसते हैं तो इन दोनों फाइटर जेट्स को विनाशक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। लिहाजा इस टक्कर के दौरान दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स के आधार पर तय होगा कि यह टकराव कितना विनाशक हो सकता है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कितना शक्तिशाली। पाकिस्तान घोषणा कर चुका है कि वो चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, लेकिन भारत ने फिलहाल अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट के अधिग्रहण को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में हम इस रिपोर्ट में सिर्फ मान रहे हैं कि भारत अमेरिका से F-35 खरीद लेता है। अगर भारत अमेरिका स्टेल्थ फाइटर जेट की तरफ जाता है तो वो F-35 के पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट को खरीदेगा। ये एक युद्ध में सिद्ध मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है। इसके अलावा इसमें AN/APG-81 ऐसा एडवांस रडार डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट है। वहीं इसमें युद्ध के दौरान स्थितिजन्य जागरूकता और दृश्य सीमा से परे BVR को लेकर भी हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका स्टेल्थ डिज़ाइन इसके रेडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करता है और इसका आंतरिक हथियार बे AIM-120 AMRAAMS या सटीक गाइडेड युद्ध सामग्री ले जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रडार के लिए इसे ट्रैक करना असंभव होगा। इस फाइटर जेट में प्रैट एंड विटनी F-135 इंजन लगाया गया है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हवाई इंजन है और इस फाइटर जेट की लड़ने की त्रिज्या 1200 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी स्पीड 1.6 मैक से थोड़ी ज़्यादा है। J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट कितना शक्तिशाली। अगर हम चीन के लेटेस्ट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35A की बात करते हैं तो एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि J-35A फाइटर जेट ने अभी तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, जबकि अमेरिका F-35 कई युद्ध का हिस्सा रह चुका है। चीनी फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स और WS-19 इंजन है, जो इस फाइटर जेट को 1.8 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता है। इसके आंतरिक बे में शायद PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
150 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज और PL-10 छोटी दूरी की मिसाइलें लगाई सकती हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट की पेलोड क्षमता 8,000 किलो तक है। हालांकि इस फाइटर जेट की कई बारीकियों को चीन ने छिपा कर रखा है, लेकिन इसका आकार छोटा है और F-35 की तुलना में इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा इसकी कीमत की वजह से है। J-35A में F-35 की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसा सिर्फ सिर्फ कीमत की वजह से कम टेक्नोलॉजी का होना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की नज़र सिर्फ पाकिस्तान के J-35A पर नहीं बल्कि चीन के J-20 फाइटर जेट पर भी है। कई डिफेंस एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं कि युद्ध की स्थिति में भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ मुकाबला करना पड़ सकता है और चीन ने करीब 200 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिए हैं। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही हैं। लिहाजा भारतीय वायुसेना की शक्ति पहले से ही कम हो चुकी है। इसके अलावा ज़्यादातर स्क्वाड्रन में पुराने हो चुके मिग विमान हैं, जिन्हें भारत तेजस फाइटर जेट से बदलने में वाला है। लेकिन तेजस फाइटर जेट मिलने में देरी वायुसेना को परेशानी कर रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख ने HAL को डांट पिलाई थी। इसके अलावा भारत स्वदेशी एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अभी कम से कम 10 सालों तक पूरा होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा एक बार डेवलप होने के बाद भी भारतीय वायुसेना को एमका विमान मिलने में कई साल लग जाएंगे। ऐसे में भारत को तत्काल स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है और अमेरिका F-35 एक शानदार विकल्प है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है और एस एयर डिफेंस सिस्टम के अधिग्रहण की वजह से अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया था। यह सवाल यह है कि क्या अमेरिका S-400 होते हुए भी भारत को F-35 बेचेगा। ये हम बात करें अमेरिका और पाकिस्तान की। अमेरिका ने भारत, कोलंबिया, मैक्सिको जैसे देशों के बाद पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को भी वापस भेजना शुरू कर दिया है। इस गुरुवार को अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर पहली फ्लाइट पाकिस्तान पहुंची। अमेरिका से उड़ान 26 फरवरी को रवाना हुई और 27 फरवरी को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरी। इस फ्लाइट में कम से कम 8 पाकिस्तानी नागरिक आए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने की बात कही है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि अवैध प्रवास रोकने और ऐसा करने का इरादा रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए फ़्लाइट चलाई जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के लोगों की बड़ी संख्या है, हालांकि वहाँ अवैध तरीके से रह रहे पाक नागरिकों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 6,80,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में हैं। साल 2022 में अमेरिका में 7,000 से 15,000 के बीच गैरकानूनी पाकिस्तानी प्रवासी थे। इस संख्या में अभी तक बहुत बड़ा अंतर आने की उम्मीद नहीं की जा रही है। इसके बावजूद आने वाले वक्त में अमेरिका से पाकिस्तान के लिए और उड़ानें देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका ने कई देशों को निर्वासन फ्लाइट भेजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए पहली उड़ान है। इससे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका दूसरे देशों के रास्ते निर्वासित किया जाता था। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट चलने से निर्वासन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अमेरिकी अफसरों ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने निर्वासित किए जाने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने में सहयोग किया है। पाकिस्तान में पहुंची फ्लाइट से साफ है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कम होने के बावजूद ट्रंप सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है और उसे रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है। ट्रंप ने हालिया समय में भारत, कोलंबिया, मैक्सिको जैसे देशों के अवैध नागरिकों को भी निकाला है। अमेरिका में अवैध प्रवास हालिया समय में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप सरकार ने खासतौर से उठाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि निर्वासन उड़ानें अवैध प्रवास के प्रवाह को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। उनका मानना है कि अवैध प्रवास का अमेरिका पर खराब प्रभाव पड़ा है और इसे रोकना जरूरी है। ये बात करें पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को एक मस्जिद में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी है। विस्फोट में जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख की मौत। पुलिस के मुताबिक विस्फोट नौशेरा जिले के अकोटा खटक में मदरसा ए हक्कानिया में हुआ, जब लोग शुक्रवार की नमाज पढ़ रहे थे। प्रांत के मुख्य सचिव शाहबाज अली शाह ने विस्फोट में जमीयत उलेमा इस्लाम सामी समूह के प्रमुख हमीदुल हक हक्कानी की मौत की पुष्टि की है। आत्मघाती विस्फोट का संदेह। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिदेशक जुल्फिकार हामिद ने कहा कि आत्मघाती बम विस्फोट होने का संदेह है और हमीदुल हक लक्ष्य प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमीदुल हक को 6 सुरक्षा गार्ड प्रदान किए हुए थे। नौशेरा के DPO अब्दुल राशिद ने कहा कि विस्फोट जुम्मा की नमाज के दौरान हुआ। राहत दल मौके पर पहुंचे और शवों व घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नौशेरा और पेशावर के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक डॉक्टर ने कहा कि 20 लोग घायल हैं और 5 शव अस्पताल लाए गए हैं।
वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने कथित आत्मघाती विस्फोट की निंदा की है। जीआईएफ के नेताओं ने घायलों के लिए रक्तदान की अपील की है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.